नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पहले पाठ के आगे का प्रकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। 16 महाजनपदों में से ही एक था मगध का साम्राज्य, और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए। मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल आदि प्रसिद्ध शासक हुए हैं। शासन: इस काल में केंद्रीय शासन का प्रचलन था और राजा को देवीय अधिकार प्राप्त थे। इस काल के प्रसिद्ध नगर पाली और संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित मगध, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, गंधार आदि नगर मौर्य काल में काफ़ी समृद्ध नगर थे। मौर्य काल से संबंधित लेख जिनमें मौर्य काल का वर्णन मिलता है: अशोक के शिलालेख, मौर्यकालीन पुरातात्विक संस्कृति, मौर्य काल में दास प्रथा, मौर्य काल का शासन प्रबंध, मौर्यकालीन कला, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य का पतन आदि में समस्त मौर्य सम्राटों के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य जानकारी: मौर्यकालीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तरकालीन पॉलिस के मृदभांड की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव महात्मा बुद्ध के काल में हुआ था, वह मौर्य काल में अपनी चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होती है। इस संस्कृति का विवरण उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं दक्कन के विहंगम क्षेत्र में प्रसार हो चुका है आदि की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम मौर्य राजवंश 322 से 185 ईस्वी पूर्व। प्राचीन भारत का एक राजवंश था मौर्य राजवंश। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर की सेनाएं पंजाब के विभिन्न राज्यों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थी। मध्य प्रदेश और बिहार में नंद वंश का राजा घननंद शासन कर रहा था। सिकंदर के आक्रमण से देश के लिए संकट पैदा हो गया था। घननंद का सौभाग्य था कि वह इस आक्रमण से बच गया, और यह कहना कठिन है कि अगर देश की रक्षा का मौका पड़ने पर नंद सम्राट यूनानियों को पीछे हटाने में समर्थ होता या नहीं। मगध के शासक के पास विशाल सेना अवश्य थी, किंतु जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। प्रजा उसके अत्याचारों से पीड़ित थी। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। देश को इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मगध की साम्राज्य की रक्षा भी करे और उसमें वृद्धि भी कर सके, साथ ही विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और देश के विभिन्न भागों को एक शासन सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर एक ऐसा व्यक्ति प्रकट भी हुआ, और इस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की। माफ़ कीजिएगा, पूरा नहीं है, लेकिन आगे की पंक्ति इसी प्रकार है कि जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, ये व्यक्ति विलियम जोन्स थे। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। चंद्रगुप्त के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण की मध्यकालीन टीका तथा 10वीं शताब्दी की धुंडीराज द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की टीका के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र माना है। चंद्रगुप्त के वंश के संबंध में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन परंपराओं व अनुश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह किसी कुलीन घराने से संबंधित नहीं था। विदेशी वृत्तांतों एवं उल्लेखों से भी यही स्थिति कुछ स्पष्ट बनी रहती है, अर्थात उसके कुल के बारे में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना, उस समय राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार थी?
जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था, सिकंदर का सेनापति शल्यूकस अपनी महानता की नींव डाल रहा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनानियों में यूनानी साम्राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शल्यूकस पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व के मामले में एंटीगोनस का प्रतिद्वंदी बना। ईस्वी पूर्व 312 में उसने बेबीलोन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके पश्चात उसने ईरान के विभिन्न राज्यों को जीतकर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। अपने पूर्वी अभियान के दौरान वह भारत की ओर बढ़ा। ईस्वी पूर्व 305 और 4 में काबुल के मार्ग होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी की पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका आमना सामना हुआ। शल्यूकस पंजाब और सिंध पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आया था, किंतु इस समय की राजनीतिक स्थिति सिकंदर के आक्रमण के समय से काफ़ी भिन्न थी। पंजाब और सिंधु पर परस्पर युद्ध करने वाले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त नहीं थी, बल्कि एक साम्राज्य के अंग थे। आश्चर्य की बात है कि यूनानी तथा रोमी लेखक शल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं देते हैं। केवल एपियानस ने लिखा है कि शल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उनमें संधि हुई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि शल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके शल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार शासक बना। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के संबंध में मिलता है कि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करके जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया और उसके पश्चात 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार मौर्य वंश का राजा बना। मौर्य वंश के राजा थे बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिशार भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त की थी, यानी विरासत में प्राप्त की थी। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी अपना राज्य विस्तार किया। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री रहे। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुशीम के कारण कुप्रशासन के कारण हुआ था और दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात था, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं 268 भी मिलती है, लेकिन हम 272 ही मानेंगे। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और महान राजा अशोक के पिता थे। बिंदुसार के बारे में एक बात और कही जाती है कि ना तो उसने अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, लेकिन विरासत में मिले साम्राज्य को उसने ठीक ठीक संभाले रखा। धन्यवाद।